कक्षा 6 गणित के अंतर्गत आज हम अध्याय 3 लेते हैं और उसमें देखेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे संख्याओं के साथ खेलना। अब संख्याओं के साथ खेलना में हमको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि संख्याएं हमने क्या क्या पढ़ी है। तो हमने एक पहले शुरुआत में पढ़ा था प्राकृत संख्याएं। एक तो हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याएं जो कि शुरू होती हैं 1 से, या गिनती की संख्याएं इनको बोलते हैं हम। तो ये जहाँ तक 1 से शुरू होती, जहाँ तक भी बढ़ती जाती हैं, इनका कोई अंत होता नहीं है, अर्थात अनंत तक जाती हैं, है ना। और इसी दूसरा हमने पढ़ा अभी तक पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसमें देखेंगे कि शून्य की जगह नहीं थी। बाद में जब शून्य की जगह निश्चित हो गई तो ये संख्याएं कुछ इस तरह से बन गई। यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होती थी, यानी जिन्हें हम गिनती की संख्या कहते थे, उसमें शून्य लग जाने के बाद जब हमने उसको पूर्ण संख्याएं बोलना शुरू कर दिया तो पूर्ण संख्याएं बन गई शून्य से लेके जहां तक ये जा सकती हैं, जहां तक आप सोच सकते हैं, वो पूर्ण संख्याएं। अब इन्हीं संख्याओं में हम क्या करना है, हमको इनके साथ खेलना है। आपकी बात उस खेलने में क्या करेंगे, हम गुणनखंड और गुणज समझने की कोशिश करते हैं कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। तो एक अंक लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 4, ठीक है। तो अब हम 4 को कितने तरीके से भाग दे सकते हैं, ये हमको देखना है आज आपकी बात। तो जैसे 4 लेते हैं तो 4 को कहां से भाग देंगे, 1 चौके 4 होता है। ये शेष में कुछ बचा, शेष में शून्य बचा। अब उसमें इसी 4 में और क्या है, भाग दे सकते हैं, 2 का भाग देते हैं जरा। तो 2 दूनी 4, इसमें भी शेष शून्य बचा। फिर 4 में 3 का भाग दे के देखते हैं, तो 3 एकम 3, इसमें क्या बचा है, शेष 1 बच रहा है। फिर 4 का 4 में ही भाग दे के देखते हैं, तो 4 एकम 4, इसमें शेष शून्य बच गया। यानी हम 4 को जिन संख्याओं से भाग दे पा रहे हैं, देख रहे हैं 4 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, 4 से नीचे जितनी भी हमारी गिनती की संख्याएं हैं उनसे अगर भाग दे रहे हैं तो शेष में क्या आ रहा है, शून्य। तो कितने में शेष में शून्य आ रहा है, 1 में इस वाले में आ रहा है, 1 इधर वाले में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, इसका मतलब जब ये शून्य होता है तो ये क्या है, भाजक भाज्य गुणनफल शेष, ऐसे ही होता है ना। तो इस भाजक का इस भागफल में अगर गुणा कर दे तो ये अगर ये भाज्य संख्याएं निकल आए तो वो हमारा भाग, और ये जो शेष फल शून्य आ जाए तो ये हमारे भाग के नियम नहीं होते हैं। तो देखिए, यानी कि इस 4 को हम इन दोनों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, इस 4 को इन दोनों के गुणनफल के रूप में, इस 4 को क्या इनके गुणनफल के रूप में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें शेष बच जाता है। लेकिन इस 4 को इन दोनों के गुणनफल के रूप में रखा जा सकता है। तो देखिए कैसे रखें हम, यानी ये 4 को हम किस रूप में लिख रहे हैं, इन दोनों के गुणनफल के रूप में, 1 गुणे 4 के रूप में। इस 4 को इन दोनों के गुणनफल के रूप में। दूसरा, ये 4 कहाँ से बिक गया, ये और ये, इसमें क्या हो रहा है, ये संख्या फेल हो गई, ये नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें शेष 1 है। इधर देखिए, ये जो 4 है किस में बदल जा रहा है, 4 गुणे 1 के रूप में बदल जा रहे हैं। 1 2 3 प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमको क्या क्या मिल गया, हमको देखिए 4 जो है कैसे मिल गया है, तो 1 गुणे 4 से मिला है, दूसरा 2 गुणे 2 से मिला है, और तीसरा 4 गुणे 1 से मिला है, ऐसे मिला ना। तो जो संख्याएं दोबारा रिपीट हो रही हैं उनको नहीं लिखे हैं। यदि अगर हम देखें तो ये, अगर ध्यान से देखें तो ये क्या क्या नजर आ रहा है, 1 2 और फिर ये 4, फिर 4 2 1। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम बोलते हैं भाजक या विभाजक। क्या बोलते हैं, विभाजक, यही इनके विभाजक होते हैं। ये जो विभाजक हैं यही इसके गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। इन्हीं विभाजकों को हम गुणनखंड भी कह देते हैं। ये जो गुणनखंड है और कुछ नहीं है, इन्हीं का विभाजक है। एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए 6। अब 6 को आप किस रूप में विभाजित कर सकते हैं, देखिए। तो 6 को अगर हम भाग के रूप, तो बड़ा आसान तरीका था, एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे 6 कहाँ से मिल जाता है, 1 का 6 में गुणा करने से 6 मिल रहा है, 2 का भी गुणा करके कितना 2 3 6 अभी भी मिल रहा है, फिर रिपीट उल्टा हो जाएगा, 3 दूनी 6 तब भी यही मिल रहा है, और 1 6 फिर 6 एकम 6 इस तरह मिल रहा है। तो ये जितने यही वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। फिर से एक बार लिख के देते हैं, 2 के बाद 3 तो 3 गुणे 2, फिर वही आपस में आ जाएगा 6 गुणे 1, यानी ये संख्या दोबारा यही सही चीज दोबारा से भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमको मिल क्या रहा है, हमको 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो हमको प्राप्त हुई, ये इसके गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणनखंड, यही इनके गुणनखंड कहलाते हैं। और जो ये 6 है, इन गुणनखंडों का ये एक गुणज कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एक गुणज है ये, ठीक है। इन गुणनखंडों का यह एक गुणज है। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 20 अंक लिखा हमने या 20 संख्या लिखी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। 4 पंचे 20, एक दूसरे तरीके से समझते हैं। तो ये 4 और 5 क्या है? 4 5 हमने इसके खंड किए हुए हैं, यानी 4 और 5 में। तो ये जो खंड है यही इनके गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या हो गए? यहाँ पर 4 और 5 लिखे हैं, इस खंड का, इस गुणनखंड के ये जो भाग है ये इसका एक गुणज है, मतलब उसका एक गुणज है, इनका एक गुणज है। यानी इसको हम गुणनखंड बोलेंगे और इसको एक गुणज बोलेंगे। तो हम गुणनखंड और गुणज समझ पा रहे हैं। और गुणज को और दूसरे तरीके से समझने के लिए हम एक और समझ लेते हैं, कुछ नियम हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको और विस्तार से समझेंगे। तो इसके कुछ नियम हम नोट करते हैं, फिर बाद में समझते हैं। अब इसको बढ़ाते हुए कुछ ये बिंदु है, इनको इसके कुछ गुणनखंड और गुणज कैसे पहचान पाते हैं, उसके लिए एक ये तरीके हैं, इनके कुछ नियम है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक संख्या का गुणनखंड, जैसे अभी अभी हमने निकाला था 20, तो 20 को हम किसके रूप में लिखे थे? 2 गुणे 1। इसको किस तरह लिख सकते हैं? देखिए, 20 को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 20 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा 2 गुणे 10, और किसमें 3 से जाता नहीं, तो 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 और फिर 5 चौके 20। अब ये पुनः वापस रिपीट है, यानी कि ये जो 20 है वो इतने प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो ये जो बन के आ रहे हैं 1 2 4 5 10 और 20, ये इसके गुणनखंड है। और ये इन गुणनखंडों का एक गुणज है, यानी इस गुणनखंड का एक गुणज ये बनता है, तो इस गुणनखंड से एक गुणज ये बनता है, इस गुणज से एक गुणनखंड से एक गुणज ये बनता है। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? एक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। मान लीजिए हमने संख्या 20 ली, तो इनके जो ये गुणनखंड निकल आ रहे हैं ये इसके पूर्ण विभाजक हैं। इस पहले बिंदु का मतलब ये हुआ। इस तरह इसको पहचान सकते हैं कि यदि पूरी तरह ये इससे विभाजित कर रहे हैं इसको, तो ये इसका एक पूर्ण विभाजक होता है, यानी ये संख्या का ये पूर्ण विभाजक है। इसी को हम गुणनखंड पहचान लेंगे। यदि पूरा विभाजित कर रहा है तो हम कह देंगे ये उसका विभाजक, उसका एक गुणनखंड है। इस तरह पहचान मिल जाएगी। दूसरी तरीका क्या है? प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। देखिए, प्रत्येक संख्या, जैसे मान लो इसी को ले गए, तो 1 गुणे 20 यानी स्वयं का ही गुणनखंड है ना। एक हमेशा गुणनखंड रहता है, ध्यान रखिएगा। अभी ये बिंदु भी अभी हम लिखेंगे आगे चल के, कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड से होती है और प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। यानी ये इसको में हम 1 का गुणा करके लिख सकते हैं, और अगर गुणनखंड की बात करेंगे तो उसमें 1 का गुणा कर देंगे तो उसका गुणनखंड बन जाती है। तो इस बिंदु का कहने का मतलब, इसको ऐसे पहचान, इस बिंदु का मतलब यही है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। देख लीजिए, ये स्वयं का एक गुणनखंड है। और दूसरी तरीके से क्या है? प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, यानी उस संख्या का एक कुछ हो ना हो गुणनखंड होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए 5 लेते हैं, तो 5 का 1 में 5 का गुणा रहता ही रहता है, यानी ये रहेगा ही रहेगा। बाकी गुणनखंड बन पाए ना बन पाए,
लेकिन एक गुणनखंड तो बनेगा। इस तरह इसकी इस बिंदु को कहने का मतलब ये है। ये बात समझ पा रहे हैं? इस तरह भी हम पहचान कर सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड ये है और यह इसका एक गुणज है। क्योंकि हमें गुणनखंड और गुणज में अंतर पहचानना है, तो ये इस गुणनखंड का ये गुणज कहलाएगा और इस संख्या का ये गुणनखंड कहलाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तीसरा क्या कह रहे हैं कि दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, जैसे मान लीजिए इस संख्या का ये जो गुणनखंड है उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता। देख लीजिए इस 20 से कोई भी अंक ये बड़ा नहीं मिलेगा आपको। अधिकतम क्या हो सकता है? अधिकतम 20 के बराबर हो सकता है या उससे छोटे मिलेंगे। इसका कहने का मतलब है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसका गुणनखंड है? उस संख्या से उसके जितने भी विभाजक हैं उस संख्या से छोटे होने चाहिए, तो हम कह देंगे कि वो उससे, इस तरह हम इसको पहचान सकते हैं। तो हमारा ये बिंदु बनता है कि दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, यदि इस संख्या का ये प्रत्येक गुणनखंड इस संख्या से छोटा या उसके बराबर, देखिए 20 है तो 20 के बराबर तो हो सकता है लेकिन 20 से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक पहचानने का तरीका ये है कि गुणनखंड कभी भी अपने गुणज से यानी अपनी दी हुई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। इस तरह ये पहचान हो सकता है। ये तीसरा कहने का मतलब ये है। चौथा बिंदु कह रहा है कि प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंडों का एक गुणज है। देख लीजिए ये संख्या इसमें से इसका एक गुणज है, इस गुणनखंड का एक गुणज ये है, इस गुणनखंड का एक गुणज ये है, यानी कि जो भी संख्या है वो अपने गुणनखंडों का एक गुणज होती है। ये जैसे पहले हम समझ चुके हैं। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब ये बिंदु समझ लीजिए क्या है। अब मान के चलते हैं, मान लीजिए एक संख्या 5 है, अब इसके गुणज भी निकाल लो। अब मान के चलते हैं 5 का गुणज बताओ। गुणज का मतलब होता है जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं ना, टेबल 2 3 4 5 6 की है, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, यानी 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का। तो वो जो 2 एकम 2 लिखते हो, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे लिखते हो ना, 5 3 15, 5 चौके 20, और ये बढ़ता चला जाता है, ऐसे जाता है। चाहे कोई भी टेबल ले लो, तो ये इस संख्या का ये सारे इसके गुणज हैं। ये ध्यान रखने, ये संख्या है। अभी तक देखिए गुणनखंड और उसके विभाजक और गुणज, यानी जो गुणनखंड था वो उसके विभाजक होते थे दी गई संख्या। अब वो कह रहे हैं कि उस संख्या के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये इसके जो गुणज होंगे वो जो हमारा और कहीं कुछ नहीं है। पहचानने का क्या तरीका है, वो उसके पहाड़े की टेबल में, यानी कि पहाड़े के क्रम में जो भी संख्याएं आ रही हैं उस संख्या के वो सारे के सारे गुणज होते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का 5 एकम 5 तो पहला गुणज, 5 दूनी 10 ये दूसरा गुणज, 5 3 15 तीसरा गुणज, 5 चौके 20 पर चौथा गुणज, और ये टेबल जहां तक आपको जरूरत पड़े वो उसके सारे के सारे गुणज होते हैं। इसी तरह 4 का ले लीजिए, 5 का, यानी जो भी संख्या हो उसका आप पहाड़ा पढ़ दीजिए, वो सारे के सारे उसके गुणज कहलाएंगे। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि वो जो पहाड़े हैं उस संख्या से के बराबर या उससे बड़े हैं, छोटे नहीं है। देख लीजिए अब कोई सा भी टेबल लीजिए, 4 5 2 1, उस संख्या से छोटे नहीं होंगे, वो सारे गुणज उसके बड़ा आगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि पहाड़ आगे बढ़ता है, पीछे तो जाता नहीं। ये बात तो समझ पा रहे हैं। तो इस कहने का इसका मतलब यही हुआ कि दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणज, जैसे ये 5 है, यहाँ पर आप 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जो भी संख्या वो ले लीजिए, उसके गुणज उस संख्या से, देखिए इस संख्या के गुणज इस संख्या से के बराबर या उससे बड़े हैं, यानी उससे बड़े हैं या उसके बराबर है, पर छोटे नहीं हो सकते। तो इस तरह हम ये पहचान कर सकते हैं गुणज की। और समझ पा रहे हैं गुणज क्या होंगे? दी हुई संख्या से उसके गुणज बराबर होंगे या उसके आगे मिलेंगे, यानी बड़े होंगे। ये बात ध्यान रखना है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज, देखिए 5 का एक गुणज 5 है भी, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। तो ये इस तरह हम इसको पहचान सकते हैं। कुछ और बिंदु लेते हैं। अब इन बिंदुओं को बढ़ाते हैं आगे, कुछ इन बिंदु समझ लेते हैं कि किसी प्राकृत संख्या में क्रमशः 1 2 3 आदि का गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाती है। जैसे अभी अभी हमने पिछले बिंदु में पढ़ा है, जैसे मान लीजिए 3 का पहाड़ा लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। इसका मतलब क्या हो रहा है? इनका गुणा करने पे ही तो आ रहा है।
यदि ये सब का जिस संख्या में पहाड़ा हम पढ़ देते हैं, यानी 1 2 3 आदि का गुणा कर देते हैं, तो ये प्राप्त संख्याएं उस संख्या की गुणज, यानी इधर की जो ये संख्या है ये, और ये संख्या के गुणज है। ये क्या है? ये गुणज है और ये संख्या है। अब इसकी जगह कोई भी संख्या रख लीजिए और उसका पहाड़ा पढ़ते चलिए, यानी 1 2 3 का गुणा करते चलिए, तो जो भी प्राप्त हो जाएगा वो उसका गुणज कहलाता है। ये इसको हमको याद रखना है। दूसरा बिंदु कह रहा है कि एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब होता है उसको आप नाप नहीं सकते, कितनी दूर तक जाएगी वो पता नहीं, जहां तक आप सोच सकते हैं आपकी सोच से भी कहीं आगे जाती है। इसलिए इसको यहाँ पर डॉट लगा के छोड़ देते हैं कि मतलब ये इसकी अनंत तक जा रही है। अपरिमित, जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक, यानी इसको मापा नहीं जा सकता, उसका अंत नहीं किया जा सकता है। कुछ शब्द जो नए नए आते आ रहे हैं इनका मतलब भी समझे। अपरिमित, परिमित का मतलब होता है नापना, मतलब नाप के अंदर, यानी आप उसको नाप सकें, उसको इसे परिमिति बोलते हैं, इसे बाउंड्री बोलते हैं। अपरिमित, जहां तक आप सोच सकते हैं, जहां आप सोच भी नहीं सकते वहां भी जा सकती है संख्या, तो अपरिमित मतलब उसको आप नाप नहीं सकते, यानी मापा नहीं जा सकता। तो दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या कितनी होती है? अपरिमित होती है। अगर कोई पूछे कि दी हुई संख्या, कोई भी एक संख्या मान लीजिए 10, इसकी संख्या कितनी होंगी, कितने गुणज होंगे, तो आप बोल सकते हैं अपरिमित, जहां तक आप सोच सकते हैं उससे भी बहुत आगे। फिर कह रहे हैं कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। ये जरा अच्छा सवाल, मतलब पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान के चलते हैं, हम एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लेते हैं, तो 6 के गुणनखंड निकाल लीजिए पहले। तो 6 को कैसे लिखा सकता है? 1 गुणे 6 और 2 3 6, फिर 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी कि ये जो हमारे ये संख्या है, ये संख्या की ये क्या आ गई? ये गुणनखंड आ गए। तो गुणनखंड कौन कौन से आए हैं पहले हम ये लिख लेते हैं। तो हमको जो ये गुणनखंड बने हैं, ये बना है 1 2 3 और 6, 6 आ गया ना वापस, ये इसके गुणनखंड है, या विभाजक, ये क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड। अभी कह रहे हैं कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना, अगर हम इनको जोड़ के इसका डबल कर दें, जिसका डबल माने जोड़ के देख लेते हैं, तो ये इसका दुगना देखिए, 1 धन 2 धन 3 धन 6, ये इसका योग हो गया। तो 6 3 9 2 11 1 12 है, कितना आ गया? ये आ गया 12 है, यानी 6 का दुगना। अगर ऐसा होता है तो वह संख्या, तो यह एक संपूर्ण संख्या कहलाती है, यानी इस कंडीशन पर यह संपूर्ण संख्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या कहलाएगी। यदि इसका जोड़ इसका डबल नहीं हो रहा है, देखिए 6 का दुगना, ये दुगुना यानी कि इसका डबल, इसका दुगना कौन? ये गुणनफल, ये जितने भी गुणनखंड आए हैं इनको अगर हम जोड़ के इसका दुगना बना देते हैं तो यह 6 एक परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या, इसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं, PERFECT, परफेक्ट, NUMBER। ये अधिकांश जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है परफेक्ट नंबर, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो ये परफेक्ट नंबर की परिभाषा ये होगी। बात समझ में? परफेक्ट नंबर पहचानने का पहले उसका फटाक से गुणनखंड, कोई संख्या अगर पूछ रहे हैं कि परफेक्ट संख्या है, एक संख्या और ले लेते हैं, मान के चलिए कि एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 8 का, तो 8 का गुणनखंड निकाल लीजिए, परफेक्ट संपूर्ण संख्या है कि नहीं देख लीजिए। तो 1 गुणे 8 तो ये मिल जाएगा, फिर दूसरा 2 चौके 8 होता है, फिर 4 दूनी 8, यानी कि हमारे जो गुणनखंड बने 1 2 4 और 8 बने। अब इन सबको जोड़ दीजिए, यदि ये 8 का दुगना कितना होता है? 8 का दुगना कितना होता है? 16 है। इनको जोड़ के यदि 16 मिलता है तो ये परफेक्ट संख्या होगी। देखिए 1 धन 2 धन 4 धन 8, तो 8 4 12 2 14 है और 1 15 है। क्या 16 15 के बराबर है? नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये जो है, ये 8 जो है संपूर्ण संख्या नहीं होगी, यानी परफेक्ट नंबर नहीं होगी। ये बात समझ पा रहे हैं? तो वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो, ये सब गुणनखंड यानी जितने भी विभाजक हैं उसके गुणनखंड कहलाते हैं।
तो उसका दुगना होता है तो वो परफेक्ट संख्या होगी, और अगर परफेक्ट संख्या नहीं है तो उसको, अगर ये दुगना योग उससे गुणनखंड दुगना नहीं है तो उसको हम परफेक्ट संख्या नहीं कहेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? अब दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा अन्य सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। देखिए हमारी जो गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो एक विशेष संख्या है, ये सबके साथ लगी रहती है, तो इसको अलग कर लेते हैं। अब शुरुआत होगी 2। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि स्वयं और एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। तो एक तो अपने आप में अलग हो गया। अब 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 को आप 2 गुणे 1 के अलावा कहाँ लिख सकते हैं? कोई और तो होता नहीं। तो ये देखिए 2 को 1 के रूप में तो लिख तो लिया, लेकिन उसके दूसरा एक, कम से कम इसके अलावा एक और हो तो ये इसका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये अभाज्य कहलाएगा। तो अभाज्य संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? या तो मोस्टली विषम होती हैं। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी कोई, अब यहाँ 4 देख लीजिए, ये सम है, तो इसके जो विभाजक होंगे, यानी इसको हम इसको टुकड़े करेंगे तो 2 गुणे 2 में टूट जाएगा, लेकिन 5 नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि 5 स्वयं और एक के अलावा नहीं जाता, लेकिन ये विषम है। 6 टूट जाएगा सम संख्याओं में, है ना, 2 गुणे 3 में टूट रहा है। 7 स्वयं और एक के अलावा कहीं नहीं जा रहा है, तो ये विषम हो जाएगा। तो जो कहने का मतलब है कि जो ये सम संख्याएं हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम अभाज्य भी है और सम भी है, ये ध्यान रखना है। तो ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई ऐसी संख्या का नाम बताए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सिर्फ 2 ही एक वो संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। इसके अलावा अन्य सभी संख्याएं, अभी जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो भाज्य होंगी। विषम संख्या तो विषम ही होती, भाज्य हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन सम संख्याएं जितनी मिलेंगी 2 के अलावा वो सब क्या होंगी? भाज्य होंगी। ये हमें ध्यान में समझने का। अब कुछ और बिंदु लेते हैं। अब ये कुछ और बिंदु बचे हैं, इनको भी पूरा करते हैं। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने कौन सा उदाहरण, 20 का उदाहरण लिया था। तो 20 का कैसे लिया था? देखिए 20 को कैसे लिख सकते थे? 1 गुणे 20 में टूट जाता है, फिर 2 गुणे 10 में टूटता है, और काहे में टूटता है? 4 गुणे 5, और इसके बाद जाएंगे तो ये रिपीट होने लगेगी। यानी ये जितने भी टुकड़े हुए हैं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसके 6 गुणनखंड हो गए हैं। अगर ऐसा होता है तभी हम कहेंगे कि ये भाज्य संख्याएं हैं। और यदि केवल एक ही बिंदु पर रुक जाता है तब वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य और अभाज्य में स्पष्ट समझ पा रहे हैं ना थोड़ा बहुत? तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक, देखिए इसमें 6 निकल आए, और इसमें जिसमें केवल एक ही अंक निकल रहा था वो थी क्या? अभाज्य, और ये कहलाएगा भाज्य। बाकी तरह समझ पा रहे हैं? इसको लेते हैं। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो एक के लिए देखिए, जिससे हमारा जो एक है, एक को कैसे लिख सकते हो आप? 1 गुणे 1, तो ये तो वही रिपीट हो रहा है ना। जब वही रिपीट हो रहा है तो दुविधा ये है कि आप इसको कहाँ ले जाएंगे? भाज्य में ले जाएंगे कि अभाज्य में ले जाएंगे? तो ये तो ना भाज्य में जा रहा है ना भाज्य। अब 2 को कैसे लिखते हैं? 2 को कैसे लिख सकते हैं आप? 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, ये तो समझ पा रहे हैं, लेकिन ये सम है। 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 1। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को पहले तो 1 गुणे 4 के रूप में, दूसरा 2 गुणे 2 के रूप में, तीसरा 4 गुणे 1 के रूप में, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां देखिए कितनी कंडीशन बदल रही है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। अब इसको ये विशेष टाइप की कंडीशन है। ये 2 स्वयं तो आ रहा है, 1 भी आ रहा है, लेकिन इसमें वही फिर से 1 आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है, यानी ये एक विशेष संख्या है। इसीलिए हमको ये एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसलिए इसे हम
विशेष संख्या भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे कि एक विशेष संख्या है, इसे हम विशेष संख्या कहेंगे। यही एक ऐसी संख्या है जो विशेष संख्या के नाम से बात जानी जाती है। फिर कह रहे हैं दो के सभी गुणज सम होते हैं। आप तो पहाड़ पढ़ चुके, अभी अभी आप देखे हैं कि दो का जो टेबल है, 2 दूनी 4 दूनी 6, दो, ये देखिए यहां से जो दो का टेबल है वो कैसे चलता है। दो का टेबल लेते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे करके चलता है। तो दो के जितने भी सभी गुणज होंगे, ये सभी गुणज हैं। ये कैसे आ रहे हैं, कोई भी विषम नहीं है। आप देखेंगे ये सभी सम होते हैं। तो ये इसका एक नियम है कि दो के यानी किसी भी संख्या का जो भी गुणज होगा, वो तो गुणज तो पढ़ ही लिए हैं, लेकिन जो दो होते हैं वो सभी गुणज होते हैं। ये सब सम संख्या यानी विषम संख्या कोई भी नहीं आएगा। 3 लेंगे तो 3 में देखेंगे सम भी आएगा, विषम भी आएगा। क्यों कि देखिए 3 का लेते हैं टेबल तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौको 12। देखिए इसमें विषम सम विषम सम, लेकिन दो वाली संख्या में कोई भी संख्या विषम संख्या नहीं आ रही है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दो के सभी गुणज आप देख लें, ये सारे गुणज सम संख्या होते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब ये अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वे संख्याएं जो दो की गुणज नहीं है विषम संख्याएं कहलाते। देख लीजिए 2 3 6, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के समझते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ऐसे करके लीजिए। अब इसी में समझते हैं। ये देखिए अगर हम 2 के टेबल 3 के टेबल में देखिए ये 6, ये तो अभी हम संख्या, ये सम संख्या है। लेकिन यहां पर ये 12 ये भी सम संख्या है, लेकिन 3 और 9 देखिए इस टेबल में कहीं नहीं फंस रहे। तो जो दो की टेबल में जो संख्याएं नहीं फंसेंगी, जो दो की संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो सभी संख्याएं कहलाएंगी विषम संख्याएं। बस इतना ध्यान रखना है। यानी दो का टेबल के बीच में जितनी भी संख्याएं आपको मिल जाएंगी वो सभी सम संख्याएं कहलाएंगी, और जो दो की टेबल में ना फंसे तो वो सब विषम संख्याएं कहला रही। जैसे ये 3 नहीं फंस रही, 9 नहीं फंस रही, तो ये विषम संख्याएं कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जो दो की गुणज नहीं है, यानी दो के पहाड़े में नहीं है, वो सभी संख्या कहलाएंगी विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। इसका मतलब समझ लीजिए। भाज्य और अभाज्य अभी पढ़ ही चुके हैं फिर से कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। जैसे मान के चलते हैं 3 क्या लिख सकते हैं, 3 1 गुणे 3 में ही तो आता है, और कोई है क्या, और नहीं आ रहा है। तो ये क्या क्या है, इसको अभाज्य बोल देते हैं। लेकिन अभी यहां पर देखेंगे 15 ये सम तो नहीं है, सम संख्या नहीं, विषम है। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 15 पे आ गया। दूसरा क्या बन जाता है, 2 में 11 3, तो 3 गुणे 5, और क्या कोई टूटेगा, नहीं बनेगा। तो इसके कितने गुणनखंड निकल आए, 1 निकल आया, और 3 निकल आया, और 5 निकल आया, और 15 निकल आया। ये इसके गुणनखंड। इसका मतलब ये हुआ कि 15 जो है ये भाज्य है, और 3 जो है अभाज्य है। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। देखिए ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। ये इसका कहने का मतलब ये है कि सारी इसी तरह की और भी संख्याएं मिलेगी जिनके 1 या 2 या 2 से अधिक गुणनखंड मिल जाए, मतलब वह संख्या और 1 के अलावा मिल जाएंगे, तो वो सभी अभाज्य संख्याएं होती। यहां पर देखिए ये 3 जो है अभाज्य है, 15 भी 3 विषम है लेकिन ये अभाज्य है, 15 विषम है लेकिन ये भाज्य है। इसका मतलब ये हुआ ये सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। ये देखिए ये भी विषम है लेकिन ये भाज्य है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। अब ये बिंदु देखिए, यदि दो संख्याओं में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए एक संख्या लेते हैं हम, मान ली छोटा सा संख्या लेते हैं, एक लेते हैं 4 और एक लेते हैं 5। अभी जैसे हम अभी संख्या 1 लेते हैं, 4 और 5, इनका गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 4 में लिख सकते हैं। दूसरा किस में लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। फिर वापस रिपीट होने लगेगा 4 गुणे 1। 5 को कहाँ लिखेंगे, 1 गुणे 5 में लिख सकते हैं। ये देखिए
तो यहां पर समझिए, यदि दो संख्याओं में, यानी कि हम इस 4 और 5 में क्या मिल रहा है, तो यहां पर लिखेंगे। देखिए अब इसको क्या मिल रहा है, ये 4 के गुणनखंड कौन मिल गए थे, 1 मिला था, 2 मिला था और 4 मिला था। 2 बार नहीं लिखना है उसको। 5 में कितना मिला था, 1 और 5 मिले थे, यही गुणनखंड मिला था। अब ये कह रहे हैं यदि दो संख्याओं में 1 के अलावा, देखिए 1 के अलावा कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, यानी 1 तो मिल रहा है लेकिन बाकी कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ मतलब दोनों में नहीं है, तो ऐसी संख्याएं, यानी इन 4 और 5 को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य, ऐसे भी आप और भी कोई संख्याएं ले सकते हैं। ये सह अभाज्य, यानी 4 और 5, यानी ये जो 4 है और ये 5 है, ये आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो सह अभाज्य संख्याएं भाज्य या अभाज्य हो सकती है। देखिए 4 तो भाज्य है लेकिन 5 अभाज्य है, ये ऐसा हो सकता है इस कंडीशन के आधार पर। अब सह अभाज्य संख्याओं में दोनों सम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों सम हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा, और जब उभयनिष्ठ मिलेगा तो फिर सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। जैसे उदाहरण, अब इसमें देखिए समझ गए। अब यहां पे मान के चलते हैं, एक 4 ले लेते हैं, एक धर लेते हैं 6। तो 4 के गुणनखंड अभी हमने निकाले, 1 गुणे 4 और 2 गुणे 2, यानी 4 के बन गए हमारे पास। कितने बन गए, 1 और 2 और 4। 6 के कितने निकाल सकते हैं, 1 और 6, और क्या निकलेगा 2 और 3 में। तो इसके 6 के कितने निकल आए हमारे, 1 2 3 6, 1 2 3 और 6। अब ध्यान से देखें, ये दोनों सम संख्याएं हैं, इनमें ये इसके अलावा भी ये भी उभयनिष्ठ मिल रहा है। जब ये ऐसा हो जाता है तो फिर हम इन दोनों को सह अभाज्य नहीं कहेंगे, और बाकी जो पहले जो कंडीशन देखा था उसके आधार पर वो सह अभाज्य संख्याएं बनते हैं। मिलते हैं, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।